नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतोज का। आज का हमारा मुख्य विषय है आर्थिक विकास एवं आयोजन या मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित शुम्पीटर के नवप्रवर्तन सिद्धांत की व्याख्या करना। अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं नवप्रवर्तन के फलस्वरूप होती हैं, अर्थात नवप्रवर्तन के कारण ही व्यापार चक्र का जन्म होता है। वास्तव में नवप्रवर्तन का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल नई पूंजी या नया रिसर्च या नई टेक्नोलॉजी को लगाया जाए, बल्कि यहाँ पर नवप्रवर्तन का अर्थ बहुत ही अधिक विस्तृत है। नवप्रवर्तन का तात्पर्य है कि यदि उत्पत्ति के नए यंत्रों का आविष्कार हो जाए तो नवप्रवर्तन माना जाएगा, अर्थात नई टेक्नोलॉजी हमको मिल जाए तो नवप्रवर्तन है। दूसरा, किसी नई वस्तु का उत्पादन करना नवप्रवर्तन माना जाता है। तीसरा, उत्पत्ति के किसी नई विधि का विस्तार करना। टेक्नोलॉजी तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका यूजिंग मेथड भी अगर यदि नया है तो भी नवप्रवर्तन माना जाएगा। इसके अलावा विद्यमान उत्पादन के लिए नए बाजार की खोज करना। यदि मान लीजिए हम अपने प्रोडक्ट के लिए एक नया मार्केट खोज रहे हैं तो भी नवप्रवर्तन माना जाता है। इसके अलावा कच्चे माल के नवीन स्रोत का ज्ञान भी नवप्रवर्तन के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा व्यवसायिक संगठन के नए स्वरूप का विकास भी नवप्रवर्तन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार एक चीज तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि नवप्रवर्तन का तात्पर्य केवल तकनीकी विकास या तकनीकी में नयापन लाना नहीं है, बल्कि कच्चे माल के नए स्रोत, बल्कि नए मार्केट को खोजना, बल्कि नए तरीके से प्रोडक्शन मेथड को अपनाना, बल्कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी का विकास करना या हमारे पास नए व्यवसायिक संगठन का विकास करना नवप्रवर्तन के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रकार प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत नवप्रवर्तन की एक विस्तृत विवेचना की है। अतः प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि नवप्रवर्तन के कारण यदि उपर्युक्त ये पांचों या छयों मेथड से कोई भी कार्य होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन हो गया है, और इस नवप्रवर्तन के कारण ही अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में व्यापार चक्र हमें देखने को मिलता है। प्रोफेसर शुम्पीटर आगे ये कहते हैं कि यदि नवप्रवर्तन की क्रियाएं किसी अर्थव्यवस्था में नहीं होती तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्थैतिक स्थिति में बदल जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक स्थिति, डायनेमिक इकोनॉमी तभी हमको देखने को मिलती है जब नवप्रवर्तन में तेजी होती है। जैसे जैसे नवप्रवर्तन का महत्व या उद्दीपन समाप्त होता चला जाता, उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था स्थैतिक दिशा की ओर अग्रसर होती चली जाती है। जॉन शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन विनियोजन की दरों के परिवर्तन से प्रभावित होता है। जब अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन होगा तो साहसी, पूंजीपति नहीं, साहसी नई तकनीक या नवप्रवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रक्रिया प्रोत्साहित होती है। जब निवेश प्रोत्साहित होगा तो उसके परिणाम स्वरूप मल्टीप्लायर काम करेगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन दिखाई पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम तेजी से अपग्रेड होना प्रारंभ हो जाएगा। जब कोई साहसी नवप्रवर्तन की प्रक्रिया को अपनाता है तो उसके परिणाम स्वरूप विनियोग बढ़ता है, क्योंकि साहसी का लाभ नवप्रवर्तन के कारण अधिकतम होता है। इस लाभ से प्रेरित होकर के अन्य उत्पादक भी नवप्रवर्तन प्रक्रिया में लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो भी नए रिसर्च में आगे आने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में झुंड पर झुंड इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है,
जिसके परिणाम स्वरूप विनियोग पूंजी की मांग भी बढ़ती जाती है और अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ऊपर की ओर अपग्रेड होना प्रारंभ हो जाती है। प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में विनियोग की मांग तेजी से बढ़ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप ही हमें व्यापार चक्र में बूम की स्थिति या अर्थव्यवस्था में आर्थिक विस्तार की स्थिति दिखाई पड़ती है। प्रोफेसर शुम्पीटर आगे बूम की स्थिति को डिफाइन करते हैं। वो बताते हैं कि पूंजी की अधिक मांग से ब्याज दर तथा मूल्यों में भी वृद्धि होने लगती है और उससे उत्पन्न सट्टे की क्रियाएं समुत्थान में और अधिक योगदान देने लगती हैं। क्योंकि नवप्रवर्तन है, नवप्रवर्तन के अंतर्गत नहीं हमें पूंजी चाहिए, हमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति बाजार में बैंकों से उधार लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो इसका प्रभाव सामूहिक रूप से उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने लगता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वास्तव में सक्रियता दिखाई पड़ती रहती है। हर सेक्टर में बूम दिखाई पड़ने लगता है। जब अर्थव्यवस्था में एक पूंजीपति के नवप्रवर्तन को अपना लेने के पश्चात परिणाम स्वरूप सारे पूंजीपति नवप्रवर्तन के लिए अग्रसर होते हैं, पूंजी की मांग बढ़ जाती है। कुछ समय पश्चात उत्पादन क्रिया में जब नवीन आविष्कारों का वास्तविक प्रयोग होने लगता है, अर्थात सारे जितने इन्वेस्टर हैं अपने अपने नवप्रवर्तन को लगा दिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन की मात्रा में समुचित वृद्धि होने लगती है और बाजार में माल की पूर्ति बढ़ जाती है। अचानक मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन यानी ओवर प्रोडक्शन आ जाता है। फलता वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य अब कम होने लगेगा, अर्थात नवप्रवर्तन से हुए लाभ को अब सारे पूंजीपतियों ने अपनी अपनी तरफ मोटिवेट कर लिया, आकर्षित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो नवप्रवर्तन प्रथम उत्पादक ने अपनाया था उसका लाभ अब कम हो गया। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था अब डाउनवर्ड की तरफ आने लगी। अब जब अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन आ जाएगा, जिससे व्यापारी उद्योगपति अपने विनियोजकों को और समायोजन करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप पूंजीगत माल तथा ऋण पूंजी की मांग कम होने लगती है। जब अधिक उत्पादन हो जाएगा तो विनियोजक निवेश को स्थिर कर देता या घटाने लगता है और अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हो जाती है, अर्थात व्यापार चक्र में हम सब अपर स्टेज से लोअर स्टेज की तरफ आने लगते हैं। शुम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था में प्रतिसार की अवस्था होने वाले द्वितीय विकास के फलस्वरूप मंदी की स्थिति आती है। तेजी की स्थिति में व्यापारी उपभोक्ताओं में अति आशावाद का जन्म होता है। सारे पूंजीपति सोचते हैं कि वास्तव में इस नवप्रवर्तन से सभी का लाभ बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। परिणाम स्वरूप बैंक शाख का अधिक प्रसार होता है। सट्टा प्रेरक दशाओं और गलत निर्णयों के कारण जो असंतुलनकारी स्थितियां फलस्वरूप पैदा होती हैं, कई प्रकार की गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। शुम्पीटर ने इसे द्वितीयक लहरों का नाम देते हैं। वास्तव में प्राथमिक लहरों से प्रेरित होकर के ही द्वितीयक लहरें आती हैं, अर्थात इनोवेशन जिस पूंजीपत ने किया उसके लाभ को देखकर अन्य पूंजीपत बहुत अधिक मात्रा में निवेश कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे प्राथमिक लहर प्रथम इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया, इनोवेशन किया, उसके कारण अनदर जो अन्य पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, वो उसको प्रेरणा मान करके इनोवेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे द्वितीयक लहर का जन्म होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में निराशावाद की प्रवृत्ति विद्यमान हो जाती है और बैंक शाख का संकुचन करने लगते हैं तथा नए ऋण देना बंद कर देते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे मंदी की ओर लेती चली जाती है। किंतु शुम्पीटर यह मानते हैं कि मंदी की गति भी एक स्थान पर जाके रुक जाती है और पुनरुत्थान के लक्षण उपस्थित होने लगते हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो जब इनोवेशन की प्रक्रिया एक पूंजीपति अपनाता है तो अर्थव्यवस्था बूम की तरफ तेजी से बढ़ती है। इसमें बैंक शाख का महत्वपूर्ण रोल होता है।
जब उसका लाभ तेजी से बढ़ने लगता है तो अन्य विनियोजक या पूंजीपति को वही लाभ आकर्षित करने लगता है निवेश के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप मधुमक्खी के छत्ते में जैसे बहुत सी मधुमक्खियां जाती तो उसी तरह मधुमक्खी के झुंड के समान सारे पूंजीपति उसमें निवेश करने लगते हैं, जिससे असामान्य लाभ सामान्य लाभ में कन्वर्ट होने लगता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में आने लगती है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने इस मंदी की स्थिति से बचने के लिए सुझाव भी दिए हैं। प्रोफेसर शुम्पीटर ने मंदी से बचने के लिए जो सुझाव दिए हैं उसके अंतर्गत बैंक साख को नियंत्रित करने के अतिरिक्त यदि व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को देश की आर्थिक प्रगति से अधिकाधिक परिचित रखा जाए तो अपनी विनियोग नीति निर्धारित करने में बहुत कम भूल करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में कम से कम उच्च वचन आने की आशंका रहेगी। दूसरी तरफ प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि मंदी से बचने के लिए बैंक साख पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जब अर्थव्यवस्था बूम की तरफ हो तो वास्तव में बैंक साख तेजी से प्रेरित करते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में सभी पूंजीपतियों का लाभ सामान्य होने लगे तो बैंक साख को वास्तव में कंट्रोल में लोन देना चाहिए। शुम्पीटर ने व्यापार चक्र का प्रभाव सीमित करने के लिए सरकार को यह सुझाव दिया कि उसे समृद्धि काल में पूंजी विनियोजित नहीं करनी चाहिए, अर्थात जब इकोनॉमी बूम स्टेज की तरफ जा रही हो, अर्थात निजी पूंजीपति उत्पादक व्यापारी जब निवेश ऑटोमेटिकली प्रेरित होकर कर रहे हो तो वहां पे सरकार को न्यूट्रल रहना चाहिए, सरकार को आगे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आने चाहिए। लेकिन जब अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ आ जाए तो सरकार को चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था में आए और निवेश करे, जिससे ये मंदी वाली स्थिति जो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली स्थिति आ जाएगी, इससे को हम वास्तव में नकारने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत ये मानकर चलता है कि मंदी के युग में नई प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं जो अर्थव्यवस्था को समृद्धि की ओर ले जाती हैं, और इन क्रियाओं द्वारा उत्पादन आरंभ होने से मंदी का क्रम आरंभ हो जाता है। शुम्पीटर का सिद्धांत एक स्वतंत्र स्पर्धात्मक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कल्पना करता है, जिसमें आर्थिक विकास के व्यापार चक्र का रूप धारण कर लेता और प्रत्येक पतन अथवा गिरावट और उत्थान के लिए उत्साह मिलता। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाएं संसार में प्रायः लुप्त होती गई हैं। अतः नवप्रवर्तन का सिद्धांत बहुत कम महत्व का अब रह गया है। संक्षेप में हम कहें तो शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत ये कहता है कि व्यापार चक्र का मुख्य कारण है अर्थव्यवस्था में पूंजीपति द्वारा वास्तव में नवप्रवर्तन को अपनाना। नवप्रवर्तन का इन्होंने तात्पर्य रखा कि नए उत्पादन, नए मार्केट, नया कच्चा माल स्रोत, नया व्यापारिक संगठन, नई तकनीकी, नया उत्पादन मेथड आदि को एक्सेप्ट करना नवप्रवर्तन के अंतर्गत इन्होंने सम्मिलित किया है। इन्होंने कहा नवप्रवर्तन के कारण ही अर्थव्यवस्था गत्यात्मक स्थिति में आती, नहीं तो अर्थव्यवस्था सदैव स्थिर अवस्था में रहती। वास्तव में नवप्रवर्तन को सफल बनाने में बैंक साख की भूमिका को इन्होंने बहुत अधिक हाईलाइट किया है। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम शुम्पीटर के इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल को रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में हम ये देख रहे हैं कि व्यापार चक्र की दो लहरें हैं, एक प्राइमरी वेव्स है, प्राथमिक लहर है, और दूसरी वास्तव में सेकेंडरी वेव्स है। अब हम ये देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में इनोवेशन प्रारंभ होता है, प्रथम स्टेज पे होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक लहर का जन्म होता है। लेकिन बैंक साख के रोल के कारण और साथ ही साथ अन्य विनियोजकों या उत्पादकों द्वारा इनोवेशन को अपनाने के कारण सेकेंडरी वेव का जन्म होता, अर्थात अति आशावाद के कारण प्राथमिक लहर के बाद सेकेंडरी लहर का जन्म होता है और अर्थव्यवस्था में हम बूम की स्थिति में चले जाते हैं। तो जब तक अर्थव्यवस्था में वास्तव में लाभ गत्यात्मक होता है, इनोवेशन से लाभ ज्यादा होता है, सारे पूंजीपति निवेश करने लगते हैं,
प्रथम पूंजीपति जब निवेश करता है तो प्राथमिक लहर बनती है, लेकिन अन्य विनियोजक या पूंजीपति द्वारा जब इनोवेशन मेथड को अपना लिया जाता है या अन्य तरीके से, तो जिसके परिणाम स्वरूप सेकेंडरी वेव का जन्म होता है। लेकिन जैसे जैसे असामान्य लाभ से हम सामान्य लाभ की ओर आते जाते हैं, वैसे वैसे बूम की स्थिति वास्तव में स्थिर हो जाती है और अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ अग्रसर होती चली जाती है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने इसी चीज को नकारने के लिए बैंक शाख के रोल या सरकार की भूमिका को बदलने की बात कही कि सरकार को चाहिए कि इस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत पूंजीपति निवेश करने के लिए आगे आता है। सरकार को चाहिए कि वो अपना निवेश इस पॉइंट के बाद यहां तक के बीच में करे, क्योंकि यहां पर आशावाद की कड़ी समाप्त हो जाती है। बैंक शाख सृजन, वास्तव में बैंक शाख लचीला नहीं रहता, टफ हो जाता है। अतः सरकार को चाहिए कि इस और इस पॉइंट के बीच में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया अपनाए। प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि जब इकोनॉमी यहां पहुंच जाती है तो वास्तव में फिर से कोई इनोवेशन मार्केट में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तव में तेजी से पूंजीपति का सामान्य लाभ बढ़ता और इकोनॉमी में हम अपग्रेड स्थिति की ऊपर की ओर आते चले जाते। इस प्रकार प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपने इनोवेशन थ्योरी में प्राथमिक लहर से सेकेंडरी वेव्स से द्वितीयक लहर में कैसे हम जाते हैं, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि व्यापार चक्र का मुख्य कारण वास्तव में अर्थव्यवस्था में नव प्रवर्तन का साहसी द्वारा इंप्लीमेंट करने से होता है। धन्यवाद।